Dear student, welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am Ms. Tasleem, your bio teacher. Today I am teaching you the topic effect of exercise on the rate of breathing for grade 10. Now open your book on page 8. Dear student, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, हमने स्मोकिंग के बारे में डिस्कस किया था, स्मोकिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उनके इफ़ेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे कि उनके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, यानी एक्सरसाइज का हमारी ब्रीथिंग पे क्या असर होता है। ठीक है, उसके रेट पे क्या असर पड़ता है। एक्सरसाइज करने से हमारी ब्रीथिंग इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। अंडर रेस्टिंग कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ 15 to 20 times per minute. During exercise, this rate increases instantly. This is due to the fact that more oxygen is required for the oxidation of glucose molecules to get more energy. As a result of this, more carbon dioxide is produced, which thus accumulate in the blood. इसमें जो है हमें ये बताया कि अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, यानी हालत सुकून में होते हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे होते या कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, उस वक्त हमारी ब्रीथिंग रेट जो होती है, ठीक है, वो क्या है 15 to 20 times per minute है। लेकिन जिस वक्त हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं तो ये जो ब्रीथिंग रेट होती है ये फ़ौरन से इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ये इंक्रीज़ क्यों होती है जिस वक्त हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आप देखिए कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तमाम जानदार जितने भी हैं उनको जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी जो होती है ये कहाँ से आती है, जो खुराक हम खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन से, यानी ऑर्गेनिक फूड के ब्रेक डाउन से होती है। तो जानदारों में जो ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन होती है वो किस में होती है, रिस्पायरेशन के थ्रू होती है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि खुराक की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक की ब्रेक डाउन होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब हमें और एनर्जी की ज़रूरत होगी तो उस एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बॉडी में रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ होगा, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गेनिक फूड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज C6H12O6 ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज है। ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, बॉडी जो है क्या करता है, ये ऑक्सीजन बाहर से लेता है ताकि इस खुराक की ब्रेक डाउन हो। जिस वक्त हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम हमारे बॉडी के हर एक हिस्से को, हर एक पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी इसकी ज़रूरत जो होती है एनर्जी की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बॉडी क्या करता है कि इसमें मौजूद जो ग्लूकोज होता है, स्टोर ग्लूकोज, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट होती है, उसके लिए एनर्जी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो बॉडी अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत, डिमांड बढ़ गई है, यानी ऑक्सीजन का ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसमें हमें यही बता रहे कि जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो जो है ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी बढ़ने की वजह यही है कि हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए इसका जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो भी हमारे ब्लड में आके जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो होती है ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जो है इसमें क्या कहते हैं कि व्हेन दिस ब्लड रीचेज द ब्रेन, द मेडुला breathing center detect more carbon dioxide in the blood and send
nerve impulse to the diaphragm and ribs muscles at greater speed. So the speed of the contraction and relaxation of these muscles increases. It increases the rate and depth of breathing during exercise. The breathing rate increases up to 30-40 times per minute. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे बॉडी में उसकी रिस्पायरेशन यानी जो उसकी एक्सरसाइज की वजह से रिस्पायरेशन की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, रिस्पायरेशन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना स्टार्ट होता है, जो किस में आके हमारे ब्लड में आके एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। तो जब ये ब्लड में पहुँचते हैं तो ब्रेन का वो हिस्सा मेडुला जो है, ठीक है, ब्रेन के हमने पार्ट्स पढ़े हैं कि हाइंड ब्रेन में ये मौजूद होता है मेडुला स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो ये मेडुला क्या करता है, ये ब्रीथिंग सेंटर है। ये जो है मैसेज जो है डायफ्राम और जो रिब मसल्स होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रीथिंग में जब हम इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम और रिब्स मसल जो है उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही हम एयर को अंदर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो ये मैसेज क्या करता है, डायफ्राम और रिब मसल्स के तरह इंटरकोस्टल मसल्स की तरफ भिजवा देता है। तो उसकी वजह से उनकी मूवमेंट जो होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है वो भी तेज़ हो जाती है, ठीक है, वो फास्ट रिलैक्स और कंट्रैक्ट होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंच सके, ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान जो होती है ये ब्रीथिंग रेट जो होती है वो 30 to 40 टाइम पर मिनट होती है। तो इस वजह से जो है हम एक्सरसाइज के दौरान जो है हमारी ब्रीथिंग जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी को हासिल करने के लिए बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करता है ताकि एनर्जी जो है वो ATPs जो है वो ज़्यादा बने और इस वजह से जो है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उसको बॉडी से बाहर यानी जो हमारा ब्रेन होता है कहते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालता है। इस वजह से जो है डायफ्राम और हमारे रिब मसल्स जो होते हैं उनका काम भी फास्ट होता है, उनका काम भी तेज़ी के साथ होता है। तो इस वजह से हमारे जो ब्रीथ रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है A home ventilation system is used to maintain a healthy living environment by supplying fresh air inside the home while at the same time removing stale and polluted air. Home ventilation also helps to maintain proper humidity levels. With insufficient home ventilation, pollutants can build up and become very concentrated. Proper home ventilation can help reduce allergy and asthma symptoms and also ease other respiratory disorders. इसके अलावा जो है घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन का होना भी ज़रूरी है। प्रॉपर वेंटिलेशन से जो होता है वो क्या करता है, इससे हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होती है क्योंकि घरों में फ्रेश एयर्स आते हैं। वेंटिलेशन में भी खिड़की, रोशनदान वगैरह जो हैं ये घरों में होना ज़रूरी है ताकि फ्रेश एयर जो है वो कमरों में आ सके और कमरे में मौजूद जो पोल्यूटेड एयर है वो निकल सके। जब पोल्यूटेड एयर कमरे से बाहर निकलेंगी और फ्रेश एयर अंदर आएगा तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा वेंटिलेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो घर के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो सही तरीके से आती है, ठीक है। अगर जहाँ कहीं पे भी वेंटिलेशन का प्रोसेस जो है यानी वेंटिलेशन का सही तरीके से वेंटिलेशन ना की गई हो तो वहाँ पे जो है क्या होता है, पोल्यूटेंट्स यानी कमरे में आते हैं, निकलने का ज़रिया नहीं होता है। तो इस वजह से वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी हो सकती हैं जैसे अस्थमा की बीमारी, एलर्जी है। और प्रॉपर वेंटिलेशन, होम वेंटिलेशन जो होता है वो किस में मदद देता है, एलर्जी को रिड्यूस करने में और अस्थमा वगैरह जो हैं उसको कम करने में। और इसके अलावा दूसरे जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंपोजिशन आपको बताई गई है इस टेबल में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एयर की। ठीक है, एयर ऑक्सीजन को जो हम इंस्पायर करते हैं 21% जो ऑक्सीजन है हम इनको इंस्पायर करते हैं, जबकि एक्सपायर्ड एयर जो है वो 16% है। ठीक है, यानी इसमें से हम 16% को जो है एक्सपायर कर देते हैं, जो बाकी रिमेनिंग होती है वो हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ के काम आती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हम इंस्पायर जो है वो 0.04% करते हैं, जबकि एक्सपायर जो है 4% करते हैं। तो यहाँ पे ये 4% इंक्रीज़ इस वजह से हुआ कि जिस वक्त रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ मिलता है जो हम इंस्पायर करते हैं और वो बॉडी से बाहर निकलता है। इस वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। वाटर वेपर्स जो है इंस्पायरेशन एयर जो वेरिएबल होता है। ठीक है, और एक्सपायरेशन जो है वो सेचुरेटेड होता है, यानी इसमें भी देखिए रिस्पायरेशन के दौरान वाटर मालिक्यूल्स भी बनते हैं। अगर वो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते तो वो भी इनके साथ मिलकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। टेम्परेचर भी बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, वेरिएबल होता है। और जबकि एक्सपायर टेम्परेचर जो है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर 38-37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में होता है, 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसके मुताबिक जो है वो टेम्परेचर को हम एक्सपायर करते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक्स।